नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पैथोलॉजी 312 के बारे में, जिसके अंदर हम फसलों, सब्जियों और फल वृक्षों में लगने वाले जो रोग होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो हमारा सेशन रहेगा भाग फर्स्ट रहेगा, यानी कि हम कह सकते हैं इसके अंदर जो भी हमारी खरीफ सीजन के अंदर बोई जाने वाली जो भी फसलें होती हैं, जो भी सब्जियाँ होती हैं और जो भी हमारे फल वृक्ष होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जिसके अंदर हम देखेंगे कि इनका सामान्य परिचय क्या है, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले सामान्य परिचय के अंदर कवकों के बारे में देखेंगे कि कवक क्या होते हैं उनके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जो सेशन है, ये कवक के बारे में जो सामान्य जानकारी है ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का मैं आपको कारण बता देता हूं। क्योंकि जब भी हम किसी भी डिजीज़ के बारे में लिखते हैं तो उसके अंदर आपको पैथोजन का नाम लिखना होता है। अब वो पैथोजन का जैसे नाम आपको पता होगा, लेकिन वो पैथोजन किस प्रकार का है, विकल्पी है, अविकल्पी है, वो फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, तो जो नेक्स्ट जो भी क्रॉप लगाएंगे हम उसके अंदर वो डैमेज पहुंचाएगा उसको, तो उसके लिए वो किस रूप में जीवित रहेगा ये भी उसके अंदर हमको मेंशन करना होता है। यानी कि जो डिजीज़ है वो किस प्रकार की सॉइल बोर्न है, सीड बोर्न है, या फिर जो पैथोजन है वो विकल्पी है, अविकल्पी है, किस प्रकार से जीवित रहता है, उसके स्पोर किस प्रकार से बनते हैं और वो दूसरी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए पैथोजन जिम्मेदार होता है। इन सभी के पीछे जो भी प्रमुख कारण हैं उन कारणों को देखेंगे हम, जिसमें से सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उसके सामान्य जानकारी क्या है। तब अगर सामान्य जानकारी अगर हमें पता है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा जो पैथोजन है वो किस प्रकार का है, विकल्पी है, अविकल्पी है, मृदा के अंदर रहता है या फिर बीज के अंदर रहता है या फिर दोनों जगह रहता है, या किस प्रकार से उसकी प्रकृति होती है नुकसान पहुंचाने की, वो सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सामान्य जानकारी के अंदर कवक के बारे में देखेंगे। कवक क्या होते हैं, कवक जाल क्या होता है, पटयुक्त क्या होता है, पटहीन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि ये हमें वहाँ पर लिखना पड़ेंगे। पैथोजन की क्या क्या कैरेक्टर है ये उनके अंदर हमको लिखना पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कवक की सामान्य जानकारी, ठीक है ना। तो सामान्य जानकारी में हम किसके सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं, कवक, ठीक है ना, कवक। जिसमें अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। कवक के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देखेंगे, केवल कवक के अंदर हम केवल इसका वर्गीकरण देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे जो भी पैथोजन है वो उनको किस भागों में बांटा गए हैं वो देखेंगे हम, और दूसरा देखेंगे इसके जो भी स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर के बारे में हम 2-3 मिनट लगेंगे उसको समझ लेते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की समझने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब हम इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे तब ये आपके स्ट्रक्चर, वहाँ पर स्ट्रक्चर के कुछ शब्द आएंगे, पटहीन क्या होता है, पटयुक्त क्या होता है, तो वो वहाँ पर शब्द आएंगे, तो उन शब्दों को सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कवक की हम क्या देखते हैं, कवक की संरचना, ठीक है ना। कवक की संरचना, कवक की संरचना की बात करें तो नॉर्मल जो कवक होता है वो जो संरचना होती है वो किससे मिलकर बना होता है। जो कवक होता है ये कवक किससे मिलकर बना होता है, तो कवक तंतु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, जो कवक होता है, कोई सा भी कवक होता है वो कवक तंतुओं से मिलकर बना होता है। इसी को हम हाइपा के नाम से जानते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हाइपा कहते हैं। और कई सारे जब कवक तंतु आपस में मिल जाते हैं तब ये क्या कहलाता है, कवक। कई सारे कवक तंतु जब आपस में मिल जाते हैं तब उसे कवक जाल कहते हैं, या इसी को कहते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं, माइसीलियम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। माइसीलियम क्या होता है, हाइपा क्या होता है। तो कवक तंतु, जब कई सारे कवक तंतु आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम कवक जाल कहते हैं। अब ये जो कवक जाल जो होता है ये 2 तरह का होता है साथियों। जो कवक जाल जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक तो होता है पटयुक्त, ठीक है ना, पटयुक्त, और एक होता है पटहीन। जो कवक जाल जो होता है ये 2 तरह का होता है, पटयुक्त और पटहीन। पटहीन को हम बोलते हैं एसेप्टेट। एसेप्टेट, जो पटहीन होता है उसको इंग्लिश में एसेप्टेट के नाम से जानते हैं, और जो पटयुक्त होता है इस पटयुक्त को हम हिंदी इंग्लिश में सेप्टेट के नाम से जानते हैं, सेप्टेट के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो पटयुक्त और पटहीन क्या होता है ये अभी हम चर्चा करते हैं। पटहीन किसे कहते हैं और पटयुक्त किसे कहते हैं। तो इसमें आपको 2 टर्म तो ऑटोमेटिक समझ में आ गए होंगे। हाइपा क्या होता है, तो कवक तंतुओं, जो भी कवक होता है वो किनसे मिलकर बना होता है, तो कवक तंतु से मिलकर बना होता है। और कई सारे कवक तंतु आपस में जब मिल जाते हैं तो उसे हम कवक जाल कहते हैं। और जो कवक जाल जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है पटयुक्त और एक होता है पटहीन, ठीक है ना। पटयुक्त होता है इसको हम इंग्लिश में सेप्टेट के नाम से जानते हैं, और पटहीन जो होता है उसको हम एसेप्टेट के नाम से जानते हैं। अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ कवक की, वो केवल समझाने के लिए है, वो किसी कवक विशेष की नहीं है, ठीक है ना। केवल समझाने के लिए मैं आपको ये फंगस की स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ। उस स्ट्रक्चर से आपको ये सारे के सारे जो टर्म लिखे हुए हैं ये टर्म आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सभी इधर ध्यान देना। यहाँ पर मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कवक की, ठीक है ना। ये मैंने मान लीजिए कवक है हमारा, ठीक है ना। ये मैंने कवक की स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना। ये कवक की स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आपको ये सारे जो भी टर्म दिखाई दे रहे हैं सभी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। सबसे पहले सभी इधर ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करें हाइपा, ठीक है ना। इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है कवक की फंगस की जो स्ट्रक्चर है, ये कवक की जो ये स्ट्रक्चर है, इस कवक की स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम हाइपा की बात करें तो हाइपा क्या होता है, तो कवक तंतु। कवक तंतु क्या होता है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाली जो ऐसी स्ट्रक्चर, ये वाली, इनको बोलते हैं हम हाइपा के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, हाइपा, ठीक है ना। तो हाइपा ये तो हो जाएंगे हमारे हाइपा, यानी कि कवक तंतु को क्या कहते हैं, हाइपा के नाम से जानते हैं। जो बाहर लिए हुई जो संरचना होती है इसको हम हाइपा के नाम से जानते हैं। और कई सारे जब हाइपा आपस में मिल जाते हैं, कवक तंतु आपस में मिल जाते हैं, तो इसमें हम देखें ये पूरे में तो कितने इसमें हाइपा बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 हाइपा मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा एक माइसीलियम बना रहे हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कवक जाल नाम देते हैं। तो ये पूरा क्या होगा, हमारा कवक जाल होगा। अब ये कवक जाल कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, पटयुक्त और पटहीन।
पटयुक्त और पटहीन क्या होता है, तो सबसे पहले हम पटहीन की बात करें, ठीक है ना। पटहीन की बात करें तो पटहीन में क्या होता है, इनके बीच में इस प्रकार से जो मैं अभी आपका ये खांचे बना रहा हूँ, ये किसी पटहीन के अंदर ये इस प्रकार के खांचे अनुपस्थित होते हैं। पटहीन जो कवक जाल होता है, उस कवक जाल के अंदर किसी भी प्रकार का पट नहीं पाया जाता। या फिर हम कह सकते हैं जैसे हमारा मकान होता है, मकान के अंदर अगर मकान अलग अलग है तो वो हमारा हाइपा हो जाएंगे, और कई सारे जब मकान के अंदर कम रूम होते हैं, जो एक एक रूम हमारा हाइपा हो जाएंगे, और कई सारे जब रूम मिल जाएंगे आपस में तो वो हमारे माइसीलियम बन जाएगा। और जब कई सारे कमरा आपस में बन के क्या बना लिया हमारा माइसीलियम, और जब हो सकता है सारे जो रूम है उनके अगर दरवाजे खिड़की ये नहीं है तो ये हमारे कौन सी कंडीशन हो जाएगी, पटहीन हो जाएगी। और जब ये सभी जो रूम है उनका हम दरवाजे लगा देंगे, खिड़कियां लगा देंगे, तो वो हमारे कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, पटयुक्त कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पटहीन क्या होता है, तो ऐसा कवक जाल जिसके अंदर किसी भी प्रकार का पट या किवाड़ नहीं होता है, उसका अंदर जो भी जनन द्रव्य होता है या जो जीव द्रव्य होता है वो आपस में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता रहता है। ऐसे को हम पटहीन कवक जाल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली स्ट्रक्चर अभी हमारे किसकी है, पटहीन कवक जाल की है, ठीक है ना। पटहीन कवक जाल एसेप्टेट माइसीलियम की है, ये हमें याद रखना है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पटहीन जो कवक जाल होता है किसमें पाया जाता है, तो फाइकोमाइसिटीज जो हमारा क्लास होती है, अभी थोड़ी देर बाद में हम इसकी फंगस की क्लास देखेंगे, जो कवक होते हैं इनका वर्गीकरण देखेंगे, तो उसके अंदर एक क्लास आएगी फाइकोमाइसिटी। जो फाइकोमाइसिटी जो क्लास होती है वो किसके अंदर आती है, पटहीन के अंदर आती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, फाइकोमाइसिटीज के अंदर जितने भी हमारे फंगस आएंगे वो किस प्रकार के होंगे, पटहीन होंगे और साकित होंगे। साकित का अर्थ क्या होता है, ये कई सारे हाइपा में बटे हुए हैं, कई सारे ये हाइपा में बटे हुए हैं। इन्हीं हाइपा को क्या नाम दिया जाता है, साकित नाम दिया जाता है, या ब्रांचेज में बटे हुए हैं, ठीक है ना। ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, अगर अब ये फाइकोमाइसिटीज हो गया, उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़े तो अब इसके थोड़े हम अंदर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। जो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर हम अंदर चलने की कोशिश करते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको जब हम कवक की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो इसके अंदर कई सारे केंद्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। कई सारे केंद्र पाए जाते हैं, ये कई सारे ये कवक उपस्थित हैं, ठीक है ना। ये कई सारे इसके अंदर जो मैंने रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है, हमारे केंद्रक है। क्या है, ये केंद्रक है। और जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि जब ये वाली कंडीशन बन जाती है, यानी कि जब कवक जाल के अंदर जो कवक जाल होता है वो पटहीन होता है, और उस पटहीन के अंदर जब कई सारे कवक उपस्थित होते हैं तो ऐसी अवस्था को संकोची की अवस्था कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, संकोची की अवस्था कहते हैं। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। और ये संकोची की अवस्था किसमें पाई जाती है, तो फाइकोमाइसिटीज क्लास के अंदर आने वाले जितने भी हमारे फंगस होते हैं उसके अंदर ये सारे हमारे कैरेक्टर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको संकोची की अवस्था किसे कहते हैं वो समझ में आ गया होगा, कि ऐसी अवस्था जिसके अंदर कई सारे कवक उपस्थित होते हैं उसे हम संकोची की अवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसे हम संकोची की अवस्था कहते हैं। अब हम चलते हैं पटयुक्त, ठीक है ना, यानी कि हम सेप्टेट के बारे में चलते हैं। सेप्टेट के अंदर क्या होता है, इसमें पट उपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें जो भी रूम होंगे उस रूम के खिड़की भी होगी, दरवाजे भी होंगे, तो वो बिल्कुल बंद रहेंगे, उनमें हम अपनी इच्छा के अनुसार आ जा सकते हैं। तो ये होता है हमारे पटयुक्त, ठीक है ना। ऐसे कवक को हम क्या कहते हैं, पटयुक्त कहते हैं। तो अगर यह जो कंडीशन दिखाई दे रही है अभी किसकी है, पटहीन की है। अब इसमें हम क्या बना देते हैं, पट बना देते हैं। प्रत्येक के आगे सामने हम क्या बना देते हैं, पट बना देते हैं। ये हमने पट बना दिया, ठीक है ना। ये पट बना दिए। ये वाली जो स्थिति है, ये वाली स्थिति क्या कहलाएगी अभी हमारे पटयुक्त। ये वाली जो स्थिति है, ये वाली स्थिति हमारे पटयुक्त कहलाएगी, यानी कि इसमें अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने दरवाजे लगा दिए, खिड़कियां लगा दी, तो ये हमारे पटयुक्त होगा, यानी कि सेप्टेट वाली कंडीशन आ गई, ठीक है ना। अब हम इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। ऐसी वाली कंडीशन किस क्लास के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी वाली जो कंडीशन है वो पाई जाती है एस्कोमाइसिटीज क्लास के अंदर पाई जाती हैं, एस्कोमाइसिटीज। और एक पाई जाती है बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के अंदर। एक तो पाई जाती है एस्कोमाइसिटीज और एक पाई जाती है बेसिडियोमाइसिटीज, और एक और पाई जाती है ये ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के अंदर, ठीक है ना। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के अंदर पाई जाती हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो इसके अंदर एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज जो क्लास होती है, इनके अंदर जितने भी फंगस आते हैं उन सभी फंगस की क्या कैरेक्टर होंगे, पहला तो पटयुक्त होंगे, ये हमें पता होना चाहिए। और उन पटयुक्त कवकों के अंदर जो ये पटयुक्त जो कवक होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट, यानी कि उनके अंदर पर्टिकुलर अपना केंद्र उपस्थित होगा, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। और ये संकोची की अवस्था किसे कहते हैं, ये भी आपको याद रखना। तो उम्मीद अब आप सभी का अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कवक की संरचना किस प्रकार की बनती है, यानी कि जो स्टार्टिंग होती है कवक बनना वो किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले हाइपा बनता है, हाइपा से फिर माइसीलियम बनता है, माइसीलियम आगे जाकर सेप्टेट और एसेप्टेट में डिवाइड हो जाता है। एसेप्टेट क्या होता है, जिसके अंदर हमारे जो पट होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, उसे हम एसेप्टेट कहते हैं, और उसके अंदर केंद्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और इस अवस्था को हम संकोची की अवस्था कहते हैं। और जब सेप्टेट किसे कहते हैं, तो ऐसा माइसीलियम जिसके अंदर जो हाइपा होता है उसका प्रत्येक के अंदर पट पाए जाते हैं और केंद्र उपस्थित होता है, उसे हम सेप्टेट के नाम से जानते हैं। और किसमें पाया जाता है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर पाए जाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये
ये क्लास के नाम याद रखना। इन क्लास के बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि ये क्लास किसने विभाजित किया था, इनका आधार क्या रखा गया था, वो हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें आगे चर्चा करते हैं। कवक की हमारी संरचना कंप्लीट हो गई। अब इसमें हम आगे देखते हैं कवकों का वर्गीकरण। कवकों का वर्गीकरण सामान्य परिचय में अगला आ जाएगा हमारे कवकों का वर्गीकरण। कवकों का वर्गीकरण, यह वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कभी भी हम पैथोजन के बारे में लिखेंगे तब हमें वो कवकों का वर्गीकरण याद होगा। तब अगर याद है हमें कवक का वर्गीकरण तो हम पैथोजन के बारे में आसानी से लिख सकते हैं कि उसकी क्या कैरेक्टर होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम कवक का वर्गीकरण देखते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कवक का वर्गीकरण सबसे पहले किया किसने था, ठीक है ना। तो ये जो कवक का वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं, इसका आधार क्या है, किस आधार पर इसको वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना। किस आधार पर इसको वर्गीकरण किया गया है, तो यह किस आधार पर किया गया है, तो एक तो किया गया है कवक जाल, ठीक है ना। किस आधार पर किया गया है, कवक जाल के आधार पर, एक तो किया गया है कवक जाल के आधार पर, और एक किया गया है लैंगिक जनन के आधार पर। किस आधार पर किया गया है, लैंगिक जनन के आधार पर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कवक जाल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, तो उसमें हमें क्या लिखना है, तो उसमें हमें लिखना है कि जो माइसीलियम है, जो कवक जाल किस प्रकार का पटयुक्त है या फिर पटहीन है, ये हमें उसके बारे में लिखना होगा, ठीक है ना। उसके बाद में किया गया है लैंगिक जनन के आधार पर, यानी कि लैंगिक जनन किस प्रकार का है, इसमें उसके आधार पर किया गया है। ओ स्पोर है, एस्को स्पोर के रूप में पाए जाते हैं, या फिर बेसिडियो स्पोर के रूप में पाए जाते हैं, या फिर एसेक्सुअल रूप में पाए जाते हैं। किस प्रकार से कवक का वो अपना जनन करते हैं कवक, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो दो आधार याद रखना है, कवकों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कवक जाल के आधार पर और लैंगिक जनन के आधार पर किया गया है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये वर्गीकरण दिया किसने दिया, ये वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था। तो एक वैज्ञानिक था P.A. सकार्डा, एक वैज्ञानिक था P.A. सकार्डा। ये हमें याद रखना, इन वैज्ञानिक के द्वारा कवकों का वर्गीकरण दिया गया और इन्होंने जो आधार रखा था वो रखा गया था कवक जाल और लैंगिक जनन के आधार पर ये वर्गीकरण दिया था। और ये वर्गीकरण कब दिया था, तो ये भी हमें याद रखना, ये वर्गीकरण दिया गया था साथियों, ये जो वर्गीकरण दिया गया था ये दिया गया था 1886 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1886 के अंदर ये वर्गीकरण दिया गया था, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो ये कवकों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर, कवक जाल और लैंगिक जनन के आधार पर किसने दिया, P.A. सकार्डा ने दिया, और कब दिया था, 1886 में दिया था, ठीक है ना। अब वो इन्होंने जो वर्गीकरण किया था, इन्होंने कवकों का वर्गीकरण P.A. सकार्डा ने जो वर्गीकरण दिया था वो कितने भागों में बांटा, कितने भागों में इसको विभाजित किया था, 4 भागों में विभाजित किया, 4 भागों में इनको विभाजित किया गया था, ठीक है ना। 4 भागों में विभाजित किया गया था, या फिर हम विभाजित की जगह लिख सकते हैं या 4 क्लास में इनको डिवाइड किया गया था, ठीक है ना। 4 क्लास में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सी क्लास है, तो मैंने इससे पहले जो नाम लिखा था चारों, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और एक बाटा था ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये चारों को क्लास में इनको विभाजित किया गया था P.A. सकार्डा के द्वारा, ठीक है ना। ये चारों का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम इन क्लास के बारे में चर्चा करते हैं। फाइकोमाइसिटीज क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर आने वाले कौन कौन से कवक हैं, ठीक है ना, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक लिखाता हूँ। उस ट्रिक के अंदर आपको यहाँ पे अब मैं आपको एक ट्रिक लिखाने वाला हूँ। इस ट्रिक के अंदर आपको फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर वो आने वाले जितने भी कवक हैं वो सारे आपको इस ट्रिक के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। और इवन यहाँ तक कि जो टाइटल डाल रखा है फसल, सब्जी और फल वृक्षों के प्रमुख रोग, यानी कि जितने भी फसलों, सब्जियों और जो हमारे फल वृक्ष हैं इनके अंदर जितने भी रोग लगते हैं उनके जो रोगजनक होंगे वो रोगजनक के नाम आपको इसी ट्रिक के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है ना, इसी ट्रिक के अंदर मिल जाएंगे। तो ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाकर आपको ये ट्रिक समझ में आएगी कि इस ट्रिक के अंदर कौन कौन से फंगस आ रहे हैं और कौन कौन से जो फंगस है वो किस क्लास के अंदर आ रहे हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आपको वो ट्रिक लिखा देता हूँ, ट्रिक, ठीक है ना। इस ट्रिक का नाम है जब PM राजस्थान आए, जब PM राजस्थान आए, ठीक है ना। ये ट्रिक मैं लिखा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। जब PM राजस्थान आए, जब PM कहां पर आए, राजस्थान आए, जब PM राजस्थान आए तो राजस्थान के एक SCP थे। जब प्रधानमंत्री राजस्थान आए तो राजस्थान के एक SCP थे, SCP जिनका नाम था मोनी, जिनका नाम क्या था, मोनी। जब PM राजस्थान आए तो राजस्थान के एक SCP थे जिनका नाम था SCP मोनी। SCP मोनी ने PM को AB नगर में ले जाकर जब PM राजस्थान आए तो SCP मोनी जो राजस्थान के रहने वाले थे, इन्होंने क्या किया, PM को AB नगर ले गए और AB नगर ले जाकर दिशा
डिसा, टीसी, चाय पिलाई, डिसा, टीसी, चाय पिलाई, ठीक है ना। इस ट्री के अंदर हमारे सारे जो भी 4 क्लास हैं वो उन चारों क्लासों के अंदर आने वाले जो भी फंगस है वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और इवन यहाँ तक कि फसलों के, सब्जियों के और फलों के अंदर जितने भी रोग लगते हैं उनके पैथोजन है वो भी यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने साथियों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, इस ट्रिक को हम 5 स्टार लगाएंगे, ठीक है ना। इस ट्रिक को डिब्बे में बॉक्स के अंदर बंद करना है और इसको लगाना है 5 स्टार, ठीक है ना। इसको 5 स्टार लगाना है और ये ट्रिक आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगी। और साथ ही साथ में हमारे जो अभी खरीफ सीजन के अंदर जो भी फसलें बोई जाती हैं उनके रोग, और साथ में अगले सेमेस्टर में हमारे आएंगे रबी सीजन के अंदर जो फसलें बोई जाती हैं उनके रोग, इन दोनों सीजन के अंदर जो भी डिजीज लगती हैं उनके यहाँ पर पैथोजन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इस कोड के अंदर। तो अब हम चर्चा करते हैं किसमें क्या होगा। तो पीएम राजस्थान आए तो पीएम में याद रखना आपको यहाँ पर लगाना है PM स्क्वायर, ठीक है ना। ये है जो पीएम राजस्थान आए तो पी के ऊपर लगाना है आपको स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर पी कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार ये जो आपको ए दिख रहा है यहाँ पर लगाना है ए स्क्वायर। क्या लगाना है, ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ए 2 बार है, जो यहाँ पर जो ए है 2 बार होगा और वो 2 बार किसी ना किसी पैथोजन को या फिर हम कह सकते हैं फंगस को दर्शाएगा, ठीक है ना। और एक याद रखना, ये जो ए दिखाई दे रहा है आपको, ये ए यहाँ पर कोई नहीं, इसका अर्थ क्या कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पर इसको जमाने के लिए यहाँ पर ए लिखा हुआ, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं। फाइकोमाइसिटीज को सबसे पहले देखेंगे, इस ट्रिक को आपके सामने ऐसे कैसे लिखी रहेगी है। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज जो क्लास है उसके अंदर कौन कौन से हमारे फंगस आते हैं, फिर हम एक एक करके उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम आगे देखते हैं, डस्टर कहाँ गया। अब इसके अंदर हम देखते हैं, ये सामान्य परिचय हो गया हमारा। 4 भागों में इसको वर्गीकृत भी कर दिया, ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है। अब इस ट्रिक में सबसे पहले हम देखते हैं, इसको ट्रिक को थोड़ा यहाँ साइड में लिख देते हैं ताकि हमारे बीच में ना आए, ठीक है ना। ये ट्रिक आपके सामने लिखी है। अब सबसे पहले हम क्लास देखते हैं। चारों जो क्लास है उनके नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे कौन कौन से। फाइकोमाइसिटीज, दूसरा आया था हमारे ड्यूटेरोमाइसिटीज, सॉरी फाइकोमाइसिटीज, दूसरा आया था एस्कोमाइसिटीज, तीसरा आया था बेसिडोमाइसिटीज और चौथा आया था हमारे ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है ना। ये नाम आप याद रखने की कोशिश करना। अब मैं यहाँ पर एक सारणी बना रहा हूँ, ये सारणी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो आएगी हमारे क्लास, ठीक है ना, वर्ग, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे फाइकोमाइसिटीज ये 4 जो क्लास है ना वो यहाँ पर इनके नाम आ जाएंगे और इधर हमारे नाम आ जाएंगे, इधर हमारे नाम आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे हमारे। माइसीलियम किस प्रकार का है, माइसीलियम, या फिर इसको हिंदी में लिखते हैं हम कवक जाल, ठीक है ना, कवक जाल, ठीक है ना। कवक जाल किस प्रकार का, वो आ जाएगा यहाँ पर। और एक आ जाएगा जनन का प्रकार, जनन किस प्रकार से वो जनन कर रहे हैं, और इधर आ जाएगा हमारे उदाहरण, ठीक है ना। इधर आ जाएंगे हमारे एग्जाम्पल। तो सबसे पहले जो क्लास आएगी वो कौन सी आएगी हमारी, फाइकोमाइसिटीज। कौन सी क्लास आएगी, फाइकोमाइसिटीज हमारी क्लास आएगी, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारे कवक जाल। तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर कवक जाल किस प्रकार का होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किस प्रकार का होता है, पटहीन होता है। किस प्रकार का होता है, पटहीन होता है। और किस प्रकार का होता है, साकेत होता है, यानी कि इसके अंदर ब्रांचेस निकली हुई होती है, ठीक है ना। ब्रांचेस तो दोनों के अंदर पटहीन और पटयुक्त के दोनों के अंदर निकलेगी, लेकिन ये किस प्रकार का होता है, पटहीन होता है। और अब पटहीन क्या होता है ये मत पूछना, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा पटहीन होता है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में जनन की बात करें तो जनन जनरली इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया था। तो जो फाइकोमाइसिटीज के अंदर आने वाले जितने भी फंगस होते हैं वो जो लैंगिक जनन करते हैं वो किस रूप में करते हैं, तो वो करते हैं वो स्पोर के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, जो भी हमारे फाइकोमाइसिटीज के अंदर आने वाले जितने भी फंगस होंगे वो फंगस जो होते हैं वो जो जनन करते हैं, और कौन सा जनन, लैंगिक जनन जो करते हैं वो किस रूप में करते हैं, ओ स्पोर के रूप में करते हैं, ठीक है ना। अभी केवल आप नाम याद रखिएगा, ओ स्पोर क्या होता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम जब प्रमुख शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे तब ये ओ स्पोर क्या होता है, एस्को स्पोर क्या होता है, जू स्पोर क्या होता है, बेसिडियो स्पोर क्या होता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। केवल नाम याद रखिएगा। अभी वो स्पोर के रूप में ये जनन करते हैं और अपनी संख्या को आगे बढ़ाते हैं। अब प्रश्न आता है इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे, ठीक है ना। तो उदाहरण की बात करें तो आपको जो मैंने ट्रिक लिखाई थी, इस ट्रिक के अंदर आपको जो ये 4 नाम, ये जो फर्स्ट वाले जो नाम दिखाई दे रहे हैं इंग्लिश नाम, ये याद रखना है, ठीक है ना। फर्स्ट के अंदर ये वाले नाम याद रखने हैं। सेकंड के अंदर आपको एसीपी मोनी याद रखना है, जो सेकंड जो हम क्लास लेंगे उसके अंदर ये याद रखना है। थर्ड के अंदर आपको एबी पीएम याद रखना है और एबी याद रखना है थर्ड के अंदर। नंबर 4 के अंदर डिसा चाय रखनी है, ठीक है ना।
ये चारों जो इंग्लिश टर्म लिखे हुए हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं पीएम जब राजस्थान आए थे, ठीक है ना, तो पी से तो हो जाएगा हमारे। अब यहाँ पर हम सभी का अर्थ देखते हैं, ठीक है ना। तो इसके उदाहरण में यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, आप जब नोट्स बनाओ तो ये नोट्स के रूप में आप साइड में लिख देना, ठीक है ना। ये एक हमारी टेबल बनेगी, तो इसके अंदर सबसे पहले हम इस पी का अर्थ देखते हैं, पी पी, ठीक है ना। 2 पी हैं यहाँ पर, इन 2 पी का अर्थ देखते हैं हम। तो एक पी का अर्थ तो क्या होगा यहाँ पर, फाइकोमाइसिटीज। एक जो पी है यहाँ पर 3 पी लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो 2 पी तो हमारे फंगस के एग्जाम्पल में रूप में आ जाएंगे, और एक पी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर हमारे फाइकोमाइसिटीज, ठीक है ना। फाइकोमाइसिटीज आ जाएगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं एक एफ का अर्थ क्या होता है। एक एफ का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा फाइटोफथोरा। कौन सा फंगस हो जाएगा, फाइटोफथोरा। केवल अभी फंगस का नाम याद करना है हमें, इसके द्वारा कौन सी डिजीज होती है ये हमें याद नहीं करना, ठीक है ना। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि इसके द्वारा कौन सी डिजीज होती है, तो वो आप नोट कर लेना, ठीक है ना। तो पी से तो हो जाएगा फाइटोफथोरा, और पी से हो जाएगा यहाँ पर पीथियम, ठीक है ना। पी से हो जाएगा फाइटोफथोरा और पी से हो जाएगा पीथियम। उसके बाद में हम एम की बात करें, एम का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एम का अर्थ हो जाएगा म्यूकर कवक, ठीक है ना। आर से क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा यहाँ पर राइजोपस, क्या हो जाएगा, राइजोपस। आर से हो जाएगा राइजोपस। ए से बात करें, ए से क्या हो जाएगा, तो ए से हो जाएगा एल्बुगो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एल्बुगो। एस की बात करें, एस से क्या हो जाएगा, तो स्क्लेरोस्पोरा, ठीक है ना। स्क्लेरोस्पोरा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारी फर्स्ट जो ट्रिक है वो कंप्लीट होती है, और हमारे जो फाइकोमाइसिटीज के अंदर आने वाले जो भी हमारे फंगस है वो 6 फंगस है। कौन कौन से, फाइटोप्थोरा, पीथियम, म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो और स्क्लेरोस्पोरा, ठीक है ना। अब इन 6 की जो खासियत होगी वो खासियत क्या होगी, पहली खासियत तो होगी ये जो 6 के 6 जो अगली पीढ़ी में जाएंगे, यानी कि जनन करके नए प्लांट में नुकसान पहुंचाएंगे, तो किस रूप में पहुंचाएंगे, वो स्पोर के रूप में पहुंचाएंगे। और इनका जो माइसिलियम होगा, जिसके अंदर माइसिलियम के अंदर जो हाइपा होगा वो किस प्रकार का होगा, पटहीन होगा, और किस प्रकार का होगा, साकित होगा। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। पटहीन और साकित होगा, और इस अवस्था को क्या कहेंगे, जबकि अंदर बहुत सारे होंगे तो उसे हम संकोची की अवस्था कहेंगे। ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। अब हम एक के बारे में, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इनसे कौन कौन सी डिजीज लगती है। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस आलू का जो पछेती झुलसा जो रोग होता है वो लगता है। पीथियम से पीथियम स्पीसी लगता है। म्यूकर एक फंगस होता है, ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वहां पर पाया जाता है, वहां पर जीवन यापन करता है। राइजोपस इंपोर्टेंट ये इतना। एल्बुगो कैंडिडेटा एक फंगस का नाम है जो सफेद रोली रोग डिजीज करती है। और एक हो जाएगा स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला जो बाजरे के अंदर डाउनी माल्टी रोग करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे जो एग्जाम पर्पस है इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, इनके नाम भी बता दिया। अब आप इनके नोट्स बना लेना अच्छी तरह से। इसी के साथ हमारा जो पहली जो क्लास है फाइकोमाइसिटीज वो कंप्लीट होती है, और पहला ट्रिक के अंदर जो इंग्लिश टर्म है वो भी हमारे खत्म होते हैं, ठीक है ना। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम जो दूसरी क्लास है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरी क्लास आएगी हमारे कौन सी, एस्कोस्पोर। क्या आएंगे, एस्कोस्पोर, या सॉरी एस्कोमाइसिटीज, ठीक है ना। इसको तो मैं अच्छा मिटा देता हूँ, उतार लिया होगा आपने। अब हम दूसरी जो ट्रिक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरे जो हमारे क्लास आएगी वो आएगी एस्कोमाइसिटीज, ठीक है ना। एस्कोमाइसिटीज। अब नेक्स्ट बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के अंदर कवक जाल या माइसिलियम किस प्रकार का होता है, तो ये किस प्रकार का होता है, पट्टीयुक्त होता है। ये हमने पहले पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग में जब मैंने आपको कवक की संरचना के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। पट्टीयुक्त होता है, और किस प्रकार का होता है, साकित होता है। साकित तो दोनों में पाया जाएगा। किस प्रकार का होता है, साकित होता है, ये हमने देखा, ठीक है ना। इतना तो आप स्टार्टिंग में देख चुके हैं। अब बात करते हैं जनन, यानी कि ये रिप्रोडक्शन किस प्रकार से करेगा। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था जो फाइकोमाइसिटीज होता है वो स्पोर के रूप में करता है, तो ये जो जनन करेगा ये किस रूप में करेगा, ये जनन करेगा एस्कोस्पोर के रूप में। किस रूप में करेगा, एस्कोस्पोर, या फिर हम कह सकते हैं एस्को बीजाणु के रूप में करेगा। केवल अभी नाम याद रखें, एस्कोस्पोर, जैसे ओ स्पोर याद रखा था उसी प्रकार एस्कोस्पोर याद रखें। क्या होता है हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एस्कोस्पोर। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम्पल है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो उस टॉपिक का ही नाम है फसलों, सब्जियों एवं फल वृक्षों के प्रमुख रोग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट वाली क्लास है। अब हम इसके अंदर दूसरी ट्रिक पर आते हैं। दूसरी ट्रिक के अंदर आपको दिखाई दे रहा है एससीपी मोनी। प्रधानमंत्री राजस्थान आ तो गए हैं, उनको अब अटेंड करने कौन जाएगा, तो उनको अटेंड करने जाएंगे हमारे एससीपी मोनी जाएंगे। कौन जाएंगे, एससीपी मोनी जाएंगे। जिसके अंदर हम बात करें एससीपी मोनी, जिसमें एक का अर्थ तो क्या होगा, यहाँ पर एस्कोस्पोर हो गया। जो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर का अर्थ है, यहाँ पर ए कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो एक का अर्थ तो हो गया यहाँ पर एस्कोस्पोर। और एक का अर्थ क्या होता है वो अभी हम अब देख लेते हैं। एक का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा एस्परजिलस, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एस्परजिलस हो जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए, एस्परजिलस। अब इसके द्वारा कौन सी डिजीज होती है वो भी हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। एस्परजिलस। और उसके बाद में सी आता है, सी से आता है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स क्या आता है, क्लेविसेप्स। पी से बात करें, पी से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पी से हो जाएगा पेनिसिलिन
पेनिसिलिन, ठीक है ना। अब ये पेनिसिलिन क्या होता है तो थोड़ी देर बाद में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एस्परजिलस होगा, क्लेविसिप्स, पी से होगा पेनिसिलिन। उसके बाद में बात करते हैं एम से हो जाएगा यहाँ पर, एम से हो जाएगा हमारे मोरचेला। मोरचेला एक फंगस का नाम होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। क्या नाम याद रखना, बाकी इसके द्वारा इसका डीप में इतना नहीं जाना हमको। मोरचेला। और एन से हो जाएगा यहाँ पर न्यूरोस्पोरा, एन से क्या हो जाएगा तो न्यूरोस्पोरा। और वाई से हो जाएगा हमारे यहाँ पर यीस्ट। क्या हो जाएगा यीस्ट, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी हमारे 6 फंगस आते हैं, कौन कौन से, एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। ए से आता है एस्परजिलस, सी से क्लेविसेप्स, पी से हो जाएगा पेनिसिलिन, एम से हो जाएगा मोरचेला, और एन से हो जाएगा न्यूरोस्पोरा, और वाई से हो जाएगा यीस्ट, ठीक है ना। ये सभी किसके अंदर आते हैं, एस्कोमाइसिटीज के अंदर आते हैं। और इन सबके जो कैरेक्टर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, पटयुक्त और साकेत होते हैं। और ये जो अपने जनन बढ़ाते हैं, संख्या जनन करते हैं, वो किस रूप में करते हैं, एस्को स्पोर के रूप में करते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। इतना उम्मीद आप सभी को समझ में आएगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं इनसे कौन कौन सी डिजीज होती है। तो हम बात करें मूंगफली का जो कॉलर रोट होता है वो किससे होता है, एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से होता है। और मूंगफली के अंदर भंडारण में फंगस लगती है जिसका नाम है एस्परजिलस फ्लेवस, जो अफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न करता है। ये अलग अलग वेराइटी का होता है, जैसे B1 होता है और B2 होता है, जिसके अंदर B1 जो होता है वो हमारे का सिंड्रोम करता है, वो हमें याद रखना है, ठीक है ना। और हेपेटाइटिस भी इसके द्वारा होती है, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद में क्लेविसेप्स की बात करें तो क्लेविसेप्स ये बाजे के अंदर अर्गर डिजीज करता है, ये हमें याद रखना है। पेनिसिलिन क्या है तो ये इससे एंटीबायोटिक बनाई जाती है, जो फ्लेमिंग ने बनाई थी सबसे पहले, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद में यीस्ट की बात करें तो यीस्ट क्या होता है तो ये हमारे शराब बनाने के काम आती हैं। और इसका जो सेराबाइसिस का नेम होता है, जो इंडस्ट्रियल रूप में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। न्यूरोस्पोरा क्या होता है, हमें क्या नाम याद रखना है, बाकी इनका कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। तो इसी के साथ में ये हमारे 6 फंगस कवक होते हैं जो कंप्लीट होते हैं। 6 फंगस वो किस में आते हैं, हमारे एस्कोमाइसिटीज के अंदर आते हैं। उसी प्रकार अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हम बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर चलते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं नंबर 3 जो हमारा क्लास है वो हो जाएगी कौन सी, बेसिडियोमाइसिटीज। कौन सी हो जाएगी, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज पहले मैंने आपको बता दिया था इसका नाम। ये इसके बारे में हम कवक जाल के बारे में चर्चा करें तो इसका कवक जाल किस प्रकार का होता है, तो ये किस प्रकार का होता है, पटयुक्त और साकेत होता है। किस प्रकार का होता है साथियों, इसका जो कवक जाल होता है वो किस प्रकार का होता है, पटयुक्त वह साकेत होता है। ये हमने पहले देखा था जब स्टार्टिंग में मैंने आपको कवक की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके जनन के बारे में, यानी कि जो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जितने भी फंगस आएंगे वो किस रूप में अपना जनन करके अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो जनन की बात करें यहाँ पर, तो जनन की बात करें तो जैसे फाइकोमाइसिटीज था वो स्पोर के रूप में, एस्कोमाइसिटीज जो था वो एस्कोस्पोर के रूप में, तो उसी प्रकार जो बेसिडियोमाइसिटीज है ये किस प्रकार से जनन करेगा, ये करेगा बेसिडियो स्पोर के रूप में ये जनन करेगा, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। बेसिडियो स्पोर को अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में हो जाएगा बेसिडियो बीजाणु हो जाएगा। यहाँ पर जो स्पोर होता है, स्पोर का अर्थ होता है बीजाणु, तो ये हो जाएगा बेसिडियो बीजाणु हो जाएगा, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। इसमें जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हर एक क्लास के अंदर इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखना, ठीक है ना। सबसे पहले हमने चर्चा की थी, प्रधानमंत्री राजस्थान आ गए थे, उसके बाद में उनको अटेंड किया था कि उनको लेने के लिए गए थे, एसीपी मोनी गए थे। और एसीपी मोनी उनको कहाँ पर लेकर गए थे, प्रधानमंत्री को कौन से नगर में लेकर गए थे, AB नगर में लेकर गए थे। कौन से नगर में लेकर गए थे, AB नगर में लेकर गए थे, ये हमें याद रखना है। अब हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर P का अर्थ क्या होता है, M का अर्थ क्या होता है, और A का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। और B का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर B का अर्थ क्या होता है, तो B का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। B का अर्थ क्या होता है, बेसिडियोमाइसिटीज होता है, ये याद रखना है। अब हम देख लेते हैं P का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर P का अर्थ होता है पक्सिनिया। क्या होता है, पक्सिनिया। अब ये भी क्या होता है थोड़ी देर बाद में हम चर्चा करेंगे। M से क्या होता है, तो M से होता है मशरूम। क्या होता है, M से क्या होता है, मशरूम। A से क्या होता है, तो A से हो जाएगा अस्टिलेगो, ठीक है ना। क्या होगा, अस्टिलेगो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमारे जो बेसिडियोमाइसिटी जो क्लास है उसके अंदर ये 3 फंगस इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पक्सिनिया की बात करें। पक्सिनिया से गेहूं के अंदर एक डिजीज लगती है जो रस्ट डिजीज लगती है, ठीक है ना। उनके भी 3 प्रकार होते हैं, एक तो होती है ब्लैक रस्ट, एक होते हैं ब्राउन रस्ट, एक होती है येलो रस्ट, ठीक है ना। तो इसमें पक्सिनिया की अलग अलग वेरायटी का यूज में आती है, जिसमें सबसे पहले हम देखें पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई आती है जो ब्लैक रस्ट करती है। पक्सिनिया रिकोंडिटा जो वो होती है वो ब्राउन रस्ट करती है, और एक आती है येलो रस्ट जो वो करती है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस करती है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। मशरूम की बात करें तो मशरूम क्या होता है, तो ये एक हमारे खाद्य पदार्थ होता है मशरूम, जो कि इसमें विटामिन के अच्छी मात्रा में विटामिन में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, खनिज लवण अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, प्रोटीन का ये अच्छा स्रोत होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। मशरूम की अगर आपको एक कोई भी अगर स्पीसीज याद रखनी है तो याद रखना एगेरिकस बिस्पोरस
इसकी एक स्पीसीज का नाम होता है, ये हमें याद रखना है क्योंकि ये मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रचलित, और कई सारी इसकी स्पीसीज होती है लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो होती है एगेरिकस होती है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद में हम चलते हैं अस्टिलेगो। अस्टिलेगो के द्वारा गेहूं के अंदर एक बीमारी लगती है जिसको हम लूज स्मट के नाम से जानते हैं, और वो किससे होती है? अस्टिलेगो न्यूडोट्रिटिसाइड से होती है, ये अभी हमें सॉरी तो अस्टिलेगो न्यूडोट्रिटिसाइड से होती है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे बेसिडियोमाइसिटी के अंदर आने वाले जितने भी फंगस है, 3 फंगस है वो कंप्लीट होते हैं। एक बात याद रखना कि गेहूं के अंदर जितने भी इस कवक से बीमारियां लगती हैं वो ज़्यादातर किसके अंदर आती हैं? वो हमारे बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आती हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारे बेसिडियोमाइसिटीज जो क्लास है वो कंप्लीट होती है, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लास्ट चर्चा करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की। चर्चा करते हैं हम ड्यूटेरोमाइसिटीज की। अगली जो हमारी क्लास होगी वो कौन सी हो जाएगी? नंबर 4 हो जाएगी इसमें, ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या होगी? ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है ना। ड्यूटेरोमाइसिटीज होगी ये हमारे। अब हम इसमें देखते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज का नाम आपने पहले भी सुना होगा जब हमने कवक की संरचना देखी थी, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर पट्टीयुक्त के अंदर लिखाया था, 3 क्लास के बारे में लिखाया था, तो उसके अंदर आपने नाम सुना होगा। अब हम देखते हैं इसका कवक जाल किस प्रकार का होता है, यानी माइसीलियम किस प्रकार का होता है। तो इसका जो कवक जाल होता है वो किस प्रकार का होता है? तो इसका जो कवक जाल होता है वो किस प्रकार का होता है? पट्टीयुक्त होता है, और किस प्रकार का होता है? साकित होता है, यानी कि ब्रांचेज में बटा हुआ होता है, ठीक है ना। पट्टीयुक्त तो हम सेप्टेट के नाम से भी जानते हैं और साकित को हम ब्रांच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें यह किस प्रकार से जनन करता है। जनन की बात करें तो किस प्रकार से जनन करता है, तो इससे पहले हमने जो 3 पढ़े थे क्लास, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ये तीनों के जो होते हैं क्लास, ये तीनों के अंदर आने वाले जितने भी कवक होते हैं वो लैंगिक रूप से जनन करते हैं। लेकिन ध्यान रखना ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर आने वाले जितने भी कवक होते हैं ये किस रूप में जनन करते हैं? अलैंगिक रूप में जनन करते हैं। किस रूप में जनन करते हैं? अलैंगिक रूप में जनन करते हैं। और अलैंगिक में कौन सा प्रकार आता है? इसमें आता है कोनिडिया। कोनिडिया के रूप में जनन करते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंट क्या हो गया? जो पहली जो हमारी क्लास थी फाइकोमाइसिटीज, उसके अंदर जो माइसीलियम था वो किस प्रकार का था? वो एसेप्टेट टाइप का था, और बाकी जो तीनों जो क्लास है उसके अंदर माइसीलियम सेप्टेट होगा, ये हमें याद रखना है। और उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़े, जो भी हमारा रिप्रोडक्शन का जो मेथड है उसके अंदर जो शुरू की जो 3 क्लास है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो फंगस आते हैं सारे, वो जो जनन करते हैं वो किस रूप में करते हैं? वो करते हैं हमारे लैंगिक जनन के रूप में लेकर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। जिसमें फाइकोमाइसिटीज ओस्पोर, दूसरा एसियोस्पोर, तीसरा बेसिडियोस्पोर के रूप में संख्या को बढ़ाता है। और ये जो होता है हमारे ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये कोनिडिया के रूप में रहकर अपनी संख्या को बढ़ाता है। कोनिडिया में भी फिर गुरु बीजाणु आ जाते हैं, लघु बीजाणु अलग आ जाते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनके बारे में हम जो भी ये टर्म है ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है। और इसमें जो एसेक्सुअल का जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? कोनिडिया होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद हम इसके उदाहरण की चर्चा करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे क्या है इसमें एग्जांपल है, ठीक है ना। तो अब हम चर्चा करते हैं इस वाले जो ये जो टर्म दिखाई दे रहे हैं आपको इंग्लिश वर्ड, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला आता है डी। डी से क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी से हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं एस। एस का अर्थ क्या होता है? तो एस का अर्थ होता है यहाँ पर सर्कोस्पोरा। क्या होता है? सर्कोस्पोरा क्या होता है? ये फंगस होता है। इससे कौन सी डिजीज होती है फसल के अंदर, वो भी हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद में आता है एच। एच से क्या होता है? तो एच से होता है हेलमिन्थोस्पोरियम। हेलमिन्थोस्पोरियम, ठीक है ना। एच से क्या आता है? तो हेलमिन्थोस्पोरियम आता है, ये हमें याद रखना है। इससे भी एक डिजीज होती है, वो हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। उसके बाद में आता है टी। क्या आता है? टी। टी से बात करें तो टी से होता है यहाँ पर ट्राइकोडर्मा। क्या आता है? ट्राइकोडर्मा, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़े हम, सी आता है। उसके बाद में क्या आता है? सी। सी से हो जाएगा यहाँ पर कोलेटोट्राइकम, ठीक है ना। कौन सा कवक आता है? कोलेटोट्राइकम आता है। उसके बाद में यहाँ पर एक और याद रखना आप, एफ। एफ से याद रखना फ्यूजेरियम। क्या याद रखना है आपको? फ्यूजेरियम, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी मैं लिखना भूल गया था, एक आप यहाँ पर TCF कर लेना, ठीक है ना। एफ कर लेना, यहाँ पर एफ से हो जाएगा हमारे फ्यूजेरियम, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर 5 आपको याद रखने हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर 5 फंगस के नाम याद रखने, कौन कौन से? सर्कोस्पोरा, हेलमिन्थोस्पोरियम, ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्राइकम और फ्यूजेरियम, ठीक है ना। अब हम इन 5 के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है? सर्कोस्पोरा एक कवक होता है जो कि मूंगफली के अंदर एक टिक्का डिजीज करता है, और इसका पूरा नाम होता है सर्कोस्पोरा। एक होता है सर्कोस्पोरा अरेचिटिकोला अगेती टिक्का, और सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा जो पछेती टिक्का करता है। हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी धान के अंदर करता है। हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी इसका पूरा नाम होता है, जो क्या करता है? तो ये लीफ स्पॉट करता है, ब्राउन लीफ स्पॉट होता है हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी। ट्राइकोडर्मा क्या होता है? मित्र फफूंद होता है, जिसका उपयोग हम बीजोपचार के रूप में करते हैं, मृदा उपचार के रूप में करते हैं, और कवक जनित जो भी बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। यानी कि अगर हम अल्टीमेटली ये माने कि आपको यहाँ पर एक मित्र फफूंद दिखाई दे रहा है, और साथ में ये जो 4 है ये क्या है? ये हानिकारक फफूंद है, यानी कि नुकसान करती है, रोग उत्पन्न करती है। अगर हमको इनका कंट्रोल करना है तो हम किसका यूज करेंगे? ट्राइकोडर्मा का यूज करेंगे बीजोपचार के रूप में। और वो कौन सा मेथड कैसे करेंगे? फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम
ठीक है ना, इनसे करेंगे तो वहाँ पर हम इंसेक्टिसाइड के रूप में यहाँ पर क्या डाल देंगे, ट्राइकोडर्मा डाल देंगे, सॉरी फंगिसाइड के रूप में यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, ट्राइकोडर्मा का यूज करेंगे, जो हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमको याद रखना है। उसके बाद बात करें कोलेटोट्राइकम की बात करें तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम जो एक गन्ने के अंदर डिजीज करता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है ना, और फ्यूजेरियम की बात करें तो फ्यूजेरियम कौन सी डिजीज करता है, विल्ट डिजीज करता है। ठीक है ना, विल्ट का अर्थ क्या होता है, तो सूखा रहना। और ये जो विल्ट का जो मेन जो कारण होता है वो इसमें अगर विल्ट हो जाती है किसी क्रॉप के अंदर तो उसमें क्या होता है, तो उसके अंदर जो प्लांट जो होता है उसका जो भी वेस्कुलर जो सिस्टम होता है, यानी कि जो संवहन ऊतक जो होते हैं उनमें वो डैमेज हो जाते हैं और वो फ्लोएम के अंदर एक मिलेनियन वर्णक पाए जाता है, वो काले रंग का दिखा देता है, ये इसका सिम्टम होता है, ये हमें याद रखना। ठीक है ना, और इसकी भी कई सारी अलग अलग प्रजातियां होती है। ये कपास के अंदर होता है, अरहर के अंदर होता है, चने के अंदर होता है, अमरूद के अंदर होता है, तो कई फसलों के अंदर होता है, तो ये हमें याद रखना। ठीक है ना, इसी के साथ में हमारी जो लास्ट वाली जो चौथे नंबर की जो इंग्लिश के जो टर्म थे वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद आप सभी को ये अच्छे से पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है ना, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में इस ट्रिक का हम एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना, एक बार फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, इसको मैं पहले मिटा देता हूं। ठीक है ना, उम्मीद आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने साथियों के साथ में से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है और ये हर एक एग्जाम के अंदर अगर प्रश्न आता है तो इस ट्रिक के अंदर आपके सारे के सारे जो भी फंगस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले इस ट्रिक का एक बार फिर से हम रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि इन सभी को हमने अलग अलग देखा था। सबसे पहले P3 का अर्थ यहाँ पर एक P का अर्थ होता है फाइकोमाइसिटीज, और एक P का अर्थ यहाँ पर होता है फाइटोप्थोरा, दूसरे P का अर्थ होता है यहाँ पर पीथियम स्पीसीज, दूसरे का अर्थ होता है M का अर्थ म्यूकर, R से राइजोपस, A से एल्बुगो और S से हो जाएगा स्क्लेरोस्पोरा। ठीक है ना, दूसरा हम चर्चा करते हैं एक अर्थ यहाँ पर हो जाएगा नंबर सेकंड क्लास हो जाएगी एस्कोमाइसिटीज, और एक अर्थ हो जाएगा यहाँ पर एस्परजिलस, सी से हो जाएगा क्लेविसेप्स, पी से हो जाएगा पेनिसिलियम, एम से हो जाएगा यहाँ पर मोर्चेला, और एन से हो जाएगा न्यूरोस्पोरा, और वाई से हो जाएगा यीस्ट। ठीक है ना, ये क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम चर्चा करते हैं PMAB, बी से हो जाएगा यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज, पी से हो जाएगा यहाँ पर पक्सिनिया, एम से हो जाएगा यहाँ पर हमारे मशरूम, और ए से हो जाएगा यहाँ पर हमारा अस्टिलोगो। ठीक है ना, इसी प्रकार डी से हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस से हो जाएगा सर्कोस्पोरा, एस से हो जाएगा हेलमिंथोस्पोरा मोराइजी, टी से हो जाएगा ये हमारा टी से हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, सी से हो जाएगा कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, और एफ से हो जाएगा हमारे फ्यूजेरियम स्पीसीज हो जाएगा। ठीक है ना, इनके अलग अलग स्पीसीज होती है, ये हमें याद रखना। इसी के साथ में आज का जो हमारा सेशन होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, इसको थोड़ा और हम आगे बढ़ाते हैं और इसके बाद हम चर्चा करते हैं जितने भी ये मैंने अभी आपको फंगस के नाम बताएं, जितने भी ये फंगस के मैंने नाम बताए हैं, ये फंगस किस प्रकार के होते हैं, यानी कि यह फेकुलेटिव होते हैं, ओब्लिगेटिव होते हैं, या फिर किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे कैरेक्टर के रूप में आ जाते हैं, तो हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कवक के प्रकार। ठीक है ना, सबसे पहले हमने वर्गीकरण देखा, वर्गीकरण के आधार पर हमने कवक का अलग अलग टाइप देखे, उसके बाद में हम देखते हैं कवक का वर्गीकरण, यानी कि ये किस प्रकार का। ठीक है ना, तो ये किस प्रकार के रूप में हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं परजीवी वाले। ठीक है ना, परजीवी वाले, परजीवी के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते थे, इसको इंग्लिश में हम ओब्लिगेट पैरासाइट के नाम से जानते हैं, ये हमें याद रखना है। अब अविकल्पी पैरासाइट क्या होते हैं, तो ऐसे जीव या ऐसे परजीवी जिनके पास में कोई विकल्प नहीं होता है, अगर उनका जो मेन सोर्स है वो अगर खत्म हो जाता है तो उनकी लाइफ साइकिल वहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक है ना, जैसे हम उदाहरण के रूप में हमारी बात करें तो हमारा विकल्पी कोई नहीं है, हम पूरा जो पोषण के लिए जो डिपेंड रहते हैं वो केवल और केवल पौधों पर निर्भर रहते हैं। अगर पौधे खत्म हो जाएंगे तो हमारी जो लाइफ साइकिल है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी, हम धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो इसे हम अविकल्पी रूप में मानते हैं। तो ये अविकल्पी परजीवी कौन होते हैं, तो अविकल्पी परजीवी का हम उदाहरण देखें तो इसके अंदर आ जाएगा हमारे एल्बुगो जो कवक होता है वो किस रूप में पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारे अविकल्पी परजीवी के रूप में पाया जाता है, ये हमें याद रखना है। एल्बुगो हो गया, इसी के साथ में हमारे इरिसाइफी हो गया। इसके अतिरिक्त हम बात करें, इसके अतिरिक्त हो जाएगा हमारे पक्सिनिया। ठीक है ना, ये जो कवक होते हैं ये किस रूप में पाए जाते हैं, तो ये अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि मान लीजिए अब ये पक्सिनिया गेहूं पर नुकसान पहुंचा रहा है, तो अगर गेहूं की फसल को हम बिल्कुल ही खत्म कर देंगे या बिल्कुल ही बोना बंद कर देंगे तो पक्सिनिया की जो लाइफ साइकिल है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। कुछ समय के लिए जीवित रहेगा बारबेरी पर, लेकिन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार एल्बुगो की कहानी होती है, अगर इसको हम सरसों से हटा देते हैं तो कुछ समय के लिए हो सकता है फूल गोभी पे इन पर यह जीवित रह सकता है, लेकिन लाइफ आने वाले समय में कुछ वर्षों बाद में बिल्कुल ही समाप्ति की कगार पर आ जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारे अविकल्पी परजीवी। उसके बाद में आता है विकल्पी मृतजीवी, विकल्पी मृतजीवी। ठीक है ना, विकल्पी मृतजीवी की क्या होते हैं, तो इनको बोलते हैं, विकल्पी को बोलते हैं फेकुलेटिव, और मृतजीवी को बोलते हैं स्पोरोफाइट के नाम से हम जानते हैं। तो विकल्पी मृतजीवी क्या होते हैं, तो ऐसे कवक या ऐसे परजीवी या ऐसे जीव जो अगर उनको पोषण के लिए
कुछ समय के लिए अगर वो जिसके ऊपर पाए जाते हैं, अगर उसके ऊपर से उसको पोषण नहीं मिल रहा है तो वो अपना जो भी पोषण है वो मृत जीव कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करने लग जाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम विकल्पी मृत जीवी के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर दो उदाहरण याद रखने हैं हमको। एक तो हो जाएगा इसके अंदर अस्टिलेगो और एक याद रखना है टेफ्रिना, ठीक है ना। ये दोनों कवक के नाम है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में आता है इसमें, उसके बाद में आता है मर्तोपजीवी वाला। उसके बाद में आता है मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी कौन सा होते हैं? तो ऐसे परजीवी, ऐसे कवक या ऐसे जीव जो अपना भोजन जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसको हम मर्तोपजीवी के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में हम इसको स्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं। ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल कौन सा हो जाएंगे? तो म्यूकर कवक हो जाएगा, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? म्यूकर कवक हो जाएगा। और एक इसके बाद में एक आता है अविकल्पी वाला, आपने लिख लिए होंगे। इसके बाद में एक और आता है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम देखते हैं विकल्पी परजीवी, ठीक है ना। विकल्पी परजीवी, इससे पहले हमने एक विकल्पी का देखा था, वो देखा था हमने विकल्पी मर्तोपजीवी के रूप में देखा था। अब हम देख रहे हैं विकल्पी परजीवी, यानी कि ऐसे जीव जिनके पास में कई सारे विकल्प होते हैं जीने के लिए, ठीक है ना। ऐसे जीवों को हम विकल्पी परजीवी के नाम से जानते हैं, या फिर जो भोजन के लिए उनके पास में कई सारे विकल्प होते हैं वो विकल्पी परजीवी के रूप में आते हैं। जैसे हम बात करें, इसके अंदर आ जाएगा हमारे सर्कोस्पोरा, ठीक है ना, सर्कोस्पोरा आ जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे आ जाएगा फ्यूजेरियम आ जाएगा, इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम बात करें अल्टरनेरिया, ठीक है ना, अल्टरनेरिया। ये जो कुछ जो फंगस होते हैं वो हमारे विकल्पी परजीवी के अंदर आ जाएंगे। इनके पास में कई विकल्प होते हैं, ये जो अपना पोषण होते हैं वो कई रूप से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ में आज का सेशन हमारे कंप्लीट होता है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उम्मीद, इसी जोश और इसी उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।